हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी आर और एफ में संबंध के बारे में। गोलीय दर्पण के लिए आर और एफ में संबंध के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने ये संबंध प्राप्त किया था। हमने ये संबंध प्राप्त किया था एफ बराबर आर बटा 2, अर्थात हमने कहा था कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और दूसरे शब्दों में आप इसको ये बोल सकते हो r बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2f, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहाँ आप एक बात ये कह सकते हैं कि यह जो संबंध है ये दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए समतुल्यता मान्य है, एक समान रूप से लागू होता है। दोनों ही गोलीय दर्पणों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। ये जो संबंध है ये दोनों गोलीय दर्पणों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, अर्थात उत्तल दर्पण के लिए भी यही संबंध मान्य होगा और अवतल दर्पण के लिए भी यही संबंध मान्य होगा। एक समान रूप से समतुल्यता लागू होगा। समझ गए आप मेरी बात? अब हम आगे चर्चा करें। हमें अब देखना है, आपने जो देखा है अभी तक आर और एफ में संबंध, वो आपकी बुक में आपकी किताब में अवतल दर्पण के लिए दिया गया था और उस संबंध को हमने अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित किया था। आपकी किताब में दिया गया संबंध अवतल और अवतल दर्पण के लिए है और हमने उस संबंध को अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित किया था। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हमें देखना है आगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखने से पहले हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में देखते हैं कि भाई कौन सी चीज कब प्लस में होती है और कौन सी चीज कब माइनस में होती है। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए, जैसे ये आपके पास में कोई गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण के लिए ये मुख्य अक्ष हो गई हमारे पास में। अब इस गोलीय दर्पण को केंद्र मान के इसके दाईं ओर जितनी भी जो दूरियां हैं राइट साइड में, इधर की ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव लेनी है आपको प्लस में, और बाईं ओर जितनी भी दूरियां हैं लेफ्ट साइड में इधर की ओर में वो सारी की सारी आपको नेगेटिव लेनी है। ठीक है, इसके ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां बनती हैं वो सारी पॉजिटिव लेनी है और नीचे की ओर जितनी भी दूरियां बनती है वो सारी नेगेटिव लेनी। मतलब आप ये कह सकते हो कि किसी गोलीय दर्पण के दाईं ओर जो भी दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में या बाईं ओर जो भी दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी। ऊपर की ओर जो वस्तु रखी हुई है सीधी, ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो प्लस में होंगी और नीचे की ओर जो दूरियां होंगी वो माइनस में प्राप्त होंगी। समझ गए आप मेरी बात? अब हम आगे चर्चा करें किस प्रकार से क्या होगा। आगे हमें अब देखना है दर्पण सूत्र। अब हमें चर्चा करनी है दर्पण सूत्र के संदर्भ में कि वास्तव में दर्पण सूत्र क्या है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं दर्पण सूत्र के बारे में। देखो, दर्पण सूत्र के बारे में अगर हम चर्चा करें क्या है और किस प्रकार से बनता है। दर्पण सूत्र भी आपकी किताब में अवतल दर्पण के लिए दिया गया है। आपकी बुक में जो दर्पण सूत्र है ये अवतल दर्पण के लिए दे रखा है, लेकिन हम इसे अवतल व उत्तल दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित करेंगे। आपकी किताब में यह दर्पण अवतल दर्पण के लिए, यह सूत्र संबंध अवतल दर्पण के लिए दिया गया है, लेकिन हम इसे अवतल व उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए सत्यापित करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और ये हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P, फिर फोकस और उसके बाद में आ जाएगा वक्रता केंद्र। ये हमारे पास में कोई वस्तु है AB, ये हमने कोई वस्तु ले ली AB और इससे यदि वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण जाती है तो वह पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली दिशा जो किरण है वो पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। और यदि इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। इस प्रकार से मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है।
तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमने मान लिया। ये बिंदु हमारे पास में है डी और यहाँ पे इन दोनों ही किरणों के प्रतिच्छेद से ये इसका एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है जो कि उल्टा प्रतिबिंब है और ये उल्टा प्रतिबिंब हो गया हमारे पास में ए डैश बी डैश। ठीक है, ये उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है ए डैश बी डैश। अब आप इससे इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दीजिए और ये लंब हो गया हमारे पास बिंदु हो गया ई। ठीक है, अब हमें पता है कि हम दर्पण के छोटे से भाग को देख पा रहे हैं इसलिए बिंदु P और E दोनों लगभग संपाती होंगे। बिंदु E व P लगभग संपाती होंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे हम ये तो लिख सकते हैं कि बिंदु E व P लगभग संपाती है। ये दोनों बिंदु परस्पर संपाती हैं। अब आगे देखें, ए बी वस्तु है और वस्तु की दर्पण से जो दूरी है वो हमने ले ली u, ध्रुव से दूरी हो गई u। ये वक्रता केंद्र C है और C की इस ध्रुव से दूरी हो गई r, वक्रता त्रिज्या r। ये है प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की इस ध्रुव से दूरी हो गई v और मुख्य फोकस F की जो P से दूरी है वो हमारे पास में हो गई स्मॉल f, फोकस दूरी। अब आगे अगर हम चर्चा करें, देखिए इसमें तो क्या होगा और किस रूप में होगा, किस प्रकार से आगे हल करना है इसको देखिए। आपने बोल दिया कि ये जो बिंदु P और E है ये लगभग संपाती हैं। अगर ये दोनों बिंदु परस्पर संपाती हैं, अगर ये दोनों बिंदु परस्पर संपाती हैं तो आप ये कह सकते हो कि दूरियां चाहे आप P से नाप लीजिए और चाहे आप E से नाप लीजिए, लगभग समान ही दूरियां प्राप्त होंगी हमें। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में ये और ये दोनों कोण समान है। इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये भी कोण 90 डिग्री का है। दो कोण समान होते ही त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ये जो त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के समरूप है। अगर त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, इसलिए आप कह सकते हो ए बी बट्टा इस त्रिभुज की भुजा ए बी बट्टा इस वाले की भुजा ए डैश बी डैश बराबर इस वाले त्रिभुज की भुजा ए सी बट्टा इस त्रिभुज की भुजा ए डैश सी, ए सी बट्टा ए डैश सी। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आप देखिए जो त्रिभुज बन रहा है डी ई एफ और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश एफ। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए इसमें ये कोण 90 और इसमें ये कोण 90 और इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों समान है। दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। हम यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज की भुजा डी ई बट्टा इसकी भुजा ए डैश बी डैश, डी ई बट्टा ए डैश बी डैश और बराबर है इसकी भुजा ई एफ बट्टा इसकी भुजा ए डैश एफ। तो ई एफ बट्टा ए डैश एफ। अब लेकिन आपको ये पता है कि ये जो भुजा है, ये जो रेखा है बी डी, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर थी। बी डी जो है वो इस एपी के समांतर है। चूंकि बी डी समांतर है एपी के, ये दोनों रेखाएं समांतर है और समांतर का अर्थ क्या होता है, समान अंतर, जिनके बीच का अंतर हर जगह पे समान है, जिनके मध्य की दूरी हर जगह पे समान है। तो जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी दूरी यहाँ पे होगी इनके बीच में। मतलब आप कह सकते हो ये ए बी और ये डी ई दोनों परस्पर समान होंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ से ए बी बराबर है डी ई के है। तब इस ए बी की जगह पे, इस डी ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस डी ई की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी। देखो तो यहाँ से इस डी बी की जगह पे ए ई लिखे, डी ई की जगह पे ए बी लिखे हम लोग। तो ए बी बट्टा डी ई की जगह ए बी लिख दिया, बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में ई एफ बट्टा ए डैश एफ। और ये आ गया समीकरण नंबर 2।
इन दोनों समीकरणों को मिश्रित करके अगर देखा जाए, देखिए इन दोनों समीकरणों को मिक्स करके देखा जाए तो ए पी बटा ए डैश बी डैश का मान यहाँ पे ये प्राप्त हुआ है और यहाँ पे इसका मान हमें ये प्राप्त हुआ है। समीकरण पहले एक और दूसरे ए सी बटा ए डैश सी बराबर होगा ई एफ बटा ए डैश एफ के, अर्थात ए सी बटा ए डैश सी बराबर होगा ई एफ बटा ए डैश एफ के। ए सी बटा ए डैश सी बराबर होगा ई एफ बटा ए डैश एफ के। अब देखिए यहाँ से ये जो ए सी है ये अकेली कोई दूरी नहीं है। अब ए सी जो है इसका अकेले का कुछ भी मान नहीं है, इसलिए आप ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को आप ए पी माइनस सी पी लिख सकते हैं। अगर इस ए पी में से ये सी पी घटा दिया जाएगा तो ए सी मिल जाएगा हमें, तो इसलिए हमें कह सकते हैं ए सी को आपने क्या लिख दिया, ए पी माइनस सी पी लिख देते हैं, ए पी माइनस सी पी बटा ए डैश सी। ए डैश सी कौन सी दूरी है, ये इतनी दूरी है, इसका भी अकेले का कोई मान नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को सी पी माइनस ए डैश पी। अगर आप इस सी पी में से ए डैश पी घटा देंगे तो ए डैश सी मिल जाएगा हमें, तो ये आ गया हमारे पास में सी पी माइनस ए डैश पी बराबर ई एफ। ई एफ ई से नाप लो दूरी और चाहे पी से नाप लो दूरी, क्योंकि बी और पी जो पी और ई है ये संपाती बिंदु हैं, तो ये जो ई एफ है इसे आप लगभग क्या लिख सकते हो, पी एफ लिख सकते हो। तो ई एफ की जगह ही आपने क्या लिख दिया, पी एफ बट्टा ए डैश एफ। ए डैश एफ भी अकेली कोई दूरी नहीं है, ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश पी माइनस पी एफ। तो यहां से ए डैश पी माइनस पी एफ, तो यहां से अब हम देखें चिन्ह परिपाटी के अनुसार, क्योंकि एपी वस्तु की ध्रुव से दूरी या दर्पण से दूरी, वस्तु की दर्पण से दूरी क्या है, यू। अब ये दर्पण के लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर है, इसलिए दूरी आएगी माइनस में, तो एपी का मान हो गया हमारे पास में माइनस में यू। सीपी, सीपी हमारे पास में क्या है, सी वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, ये दूरी भी दर्पण के बाईं ओर है, इसलिए ये भी माइनस में आएगी, इसलिए सीपी बराबर आ गया हमारे पास में माइनस में आर, या फिर माइनस और आर बराबर क्या होता है हमारे पास में 2f बट्टा सीपी का मान आपको लिख दिया ए डैश पी। ए डैश पी देखिए हमारे पास में ये ए डैश पी है, इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और वो क्या है हमारे पास में v, और ये भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये भी आएगी माइनस में भी, ठीक है। अब यहां से आगे अगर हम देखें, अब आगे देखिए पीएफ का मान हमारे पास में पीएफ, पी और एफ ये क्या है हमारे पास में, फोकस दूरी एफ, लेकिन लेफ्ट साइड में होने के कारण से ये भी माइनस में आ गई, बट्टा में ए डैश पी का मान हम लिख सकते हैं, पीएफ का मान हमने बता दिया। तो देखिए ये जो मान आपने प्राप्त किए ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो एपी का मान आपने लिख दिया माइनस में यू, तो यहाँ से हो गया एपी की जगह में लिख दिया माइनस में यू माइनस सीपी। सीपी का मान हमारे पास में माइनस में 2f है, तो माइनस माइनस प्लस में 2f बट्टा सीपी का मान माइनस में 2f माइनस ए डैश पी का मान माइनस में भी, तो माइनस माइनस प्लस में भी हो गया, बराबर पीएफ का मान हमारे पास में आ जाएगा माइनस में एफ बट्टा पीएफ का मान आ गया माइनस में एफ बट्टा ए डैश पी का मान हो गया हमारे पास में माइनस में वी माइनस पीएफ, और पीएफ का मान हमारे पास में है माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस में एफ हो गया ये। इनको आप वज्र गुणा कीजिए, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा माइनस का u प्लस का 2f गुणा में आएगा माइनस में v प्लस का f, और बराबर माइनस के f के गुणा में आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 2f और प्लस का v। तो यहाँ से वज्र गुणा करें, अगर हम इसको माइनस के u को माइनस के v से गुणा किया तो आ गया uv, माइनस के u को प्लस f से गुणा किया तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस में uf, और 2f को आपने इससे गुणा कर दिया तो माइनस में 2vf, और इसको आपने इससे गुणा कर दिया तो प्लस में 2f का स्क्वायर, बराबर है माइनस के f को माइनस के 2f से गुणा किया तो प्लस में 2f का स्क्वायर, इसको इससे गुणा किया तो माइनस में vf। अब देखिए 2f स्क्वायर से तो 2f स्क्वायर कट जाएगा,
तो यहाँ पे हमारे पास में बच जाएगा, देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आपने रख दिया uf उस साइड में ले जाओ और 2vf उस साइड में ले जाओ आप, तो ये uf इस साइड माइनस में, इस साइड में आगे प्लस का हो जाएगा, और ये 2vf भी इस साइड में आ गया तो प्लस में हो गया, और यहाँ पे पहले से क्या था हमारे पास में vf, तो यहाँ से uv बराबर आ जाएगा uf प्लस 2vf में से vf घटा दीजिए तो हमारे पास में आ गया vf। इस पूरे समीकरण में uvf का अगर हम भाग दे दें, इस पूरे समीकरण में uvf का अगर हम भाग दे देते हैं तो देखिए uv और अपॉन में आ जाएगा uvf बराबर आ जाएगा uf बट्टा uvf प्लस vf बट्टा uvf। तो यहाँ से u से u और v से v कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ जाएगा 1 बट्टा f बराबर u से u और f से f कैंसिल हो गया 1 बट्टा v प्लस v से v और f से f कैंसिल हो गया, हमारे पास में हो गया 1 बट्टा u। तो यहाँ से अगर हम देखें ये हमें प्राप्त होता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमें मिला है 1 बट्टा f बराबर 1 बट्टा u नहीं 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, ये हमारे पास में दर्पण सूत्र। हालांकि यह जो दर्पण सूत्र है ये उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए समतुल्यतः मान्य होता है। ये था हमारे पास में दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में हमने देखा। दर्पण सूत्र में आपने अवतल दर्पण के लिए इस दर्पण सूत्र का सत्यापन किया है, अवतल दर्पण के लिए हमने इस दर्पण सूत्र का सत्यापन किया। अब इसी के साथ में हम लोग इससे संबंधित एक बिंदु और देख लेते हैं, और वो है हमारे पास में आवर्धनता या आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन, आवर्धनता या आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन। देखिए ये दर्पण सूत्र हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं आवर्धनता या आवर्धन क्षमता के बारे में। देखिए आवर्धनता या आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन, ये हमारा टॉपिक है। ये जो आवर्धन क्षमता, आपको इसमें नाम रेखीय आवर्धन दिया जा सकता है, आवर्धन क्षमता दिया जा सकता है, या फिर आवर्धनता दिया जा सकता है। और ये जो आवर्धनता है इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। और किसी गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धनता या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल m से दर्शाया आपने, तो हमने क्या बोला कि ये जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। यदि आपने बोल दिया कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश और बिंब की ऊंचाई है हमारे पास में h, तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा m बराबर आ गया h डैश बट्टा h। यहाँ पे h डैश का मतलब किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की, और h का मतलब है बिंब की ऊंचाई। ये इन दोनों का अनुपात हो गया। अब इसको अगर आप और आगे हल करते हैं, क्योंकि अभी आपने दर्पण सूत्र जो है वो अवतल दर्पण के लिए सत्यापित किया था, तो हम पहले इसे भी अवतल दर्पण के लिए ही देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब जैसे ये हमारे पास में कोई अवतल दर्पण है और ये इसके लिए हो गई मुख्य अक्ष, और ये इसका बिंदु है ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, और ये हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र C। ये हमने यहाँ पे ले रखी है वस्तु, और ये वस्तु हो गई हमारे पास में A B। जब मुख्य अक्ष के समांतर से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाती है,
और ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वह समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से परावर्तित हो गई। इनके प्रतिच्छेद बिंदु से हमें यहाँ पर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और वस्तु की तुलना में छोटा है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए, आपने बोला था कि ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो समान कोण पर परावर्तित हो जाती है। मतलब ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण समान कोण पर परावर्तित होती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। अब यहाँ से आप देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश पी। इन दोनों त्रिभुजों में ये और इसमें ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में ये और इसमें ये त्रिभुज, ये वाला कोण, ये दोनों समान है। दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज हो गए समरूप, और त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश पी, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप है त्रिभुज ए बी पी के। और अगर ये इसके समरूप है, अगर ये इसके समरूप है ए डैश बी डैश पी समरूप है ए बी पी के, अगर ये दोनों समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस वाले त्रिभुज की भुजा हो गई हमारे पास में ए डैश बी डैश बट्टा इस त्रिभुज की भुजा आ गई ए बी, बराबर आ जाएगा हमारे पास में ए डैश पी बट्टा इस त्रिभुज की भुजा आ गई ए पी। अब यहाँ पे इनके मान लिखे हम लोग, ए डैश बी डैश ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे की ओर प्रतिबिंब बन रहा है और नीचे की ओर बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आएगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने दर्शाया है एच डैश से। और एपी है हमारे पास में बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को आपने एच से दर्शा रखा है, ऊपर की ओर है, इसका मतलब प्लस में होगी। ऐसे ही ए डैश पी इस प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी हमारे पास में v, लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगी। ऐसे ही एपी इस बिंब की दर्पण से दूरी होगी हमारे पास में u, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए ये भी माइनस में आएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए चित्र के अनुसार, चित्रानुसार अब यहां से अगर हम देखें चित्रानुसार ए डैश बी डैश देखिए ए डैश बी डैश ये किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो कि किसमें जो जिसको आपने किससे दर्शा रखा है एच डैश से, लेकिन चूंकि ये प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है इसलिए ऊंचाई आ जाएगी माइनस में एच डैश आ गई। ऐसे ही एपी क्या है हमारे पास में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु ये सीधी है ऊपर की तरफ है इसलिए इसकी ऊंचाई आएगी प्लस में, तो एपी का मान आ जाएगा हमारे पास में प्लस में एच। ऐसे ही ए डैश पी ये और ए डैश पी क्या है हमारे पास में प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और ए डैश पी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हो गई माइनस में वी, और ऐसे ही एपी इस वस्तु की दर्पण से दूरी जो कि यू होती है लेकिन लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए ये जो मान है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए डैश बी डैश का मान आपने लिखा माइनस में एच डैश बट्टा ए बी का मान हमारे पास में है एच बराबर ए डैश पी का मान हमारे पास में आ गया माइनस का वी बट्टा ए पी का मान आ गया हमारे पास में माइनस में यू, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में एच डैश बट्टा एच बराबर v अपॉन में u, और ये यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ था ये इधर लग गया, ये हो गया हमारे पास में। अभी देखिए h डैश बट्टा h किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है, मतलब अब यहाँ पे कह सकते हैं कि स्मॉल m बराबर हो गया h डैश बट्टा h बराबर हो गया माइनस में v अपॉन u के। ये हो गया हमारे पास में स्मॉल m यानी आवर्धन क्षमता का मान। ये आवर्धन क्षमता, हालांकि ये दोनों एक ही रूप में है, उत्तल दर्पण के लिए भी आवर्धन क्षमता ऐसी की ऐसी होगी जैसे आपने अवतल दर्पण के लिए प्राप्त की, लेकिन हमें इसे अलग से सत्यापित करना है, हम इसे सत्यापित करेंगे अलग से। ये आवर्धन क्षमता हो गई हमारे पास में स्मॉल m। अब इसको और अगर आप आगे देखना चाहें, देखिए वो संबंध हम लोग एक साथ में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1/f बराबर हमारे पास में होता है दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u। आप इस 1/u का अगर आप मान ज्ञात करते हैं तो 1/u का मान आप याद कीजिए हमारे पास में आ जाएगा 1/u बराबर आ जाएगा
1/f और माइनस में आ गया 1/v। या तो यहां से 1/f बराबर आ गया, नहीं 1/u बराबर आ गया हमारे पास में 1/f और 1/v साइड में आके माइनस में हो गया। तो यहां से 1/u बराबर आ जाएगा हमारे पास में vf। तो यहाँ पे आ गया v माइनस में f। अब यहाँ पे 1/u के साथ में गुणा में और क्या था ऊपर हमारे पास में, ये 1/u जो है इसका आप मान यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1/u का मान अगर हम यहाँ पे लिखें तो इसमें आप इसको 1/u का मान ज्ञात करने के लिए इसको v से गुणा कर दीजिए। तो आपने माइनस का v/u लिया था यहाँ पे, तो m का मान हमारे पास में था माइनस में v/u, 1/u का मान हमारे पास में है, इसको v से गुणा कीजिए आप। इसको यदि हम v से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास में v/u और बराबर आ जाएगा हमारे पास में v और इंटू में 1/u का मान हमारे पास में क्या था, ये हो गया हमारे पास में v माइनस f बट्टा vf। और देखिए v से तो v कट रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में हो गया u/v बराबर हो गया, v से v कट गया तो v माइनस f बट्टा f। तो हमारे पास में आ गया v/u बराबर आ गया v माइनस f बट्टा f, ये आ गया। अब चूंकि m बराबर हमारे पास में था माइनस में v/u, तो यहाँ से m बराबर आएगा माइनस में, और v/u का जो मान है ये आपने यहाँ पे प्राप्त किया है, v/u का मान आपने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ये हो गया हमारे पास में v माइनस f बट्टा f। तो v और f के पदों में स्मॉल m का मान ये होता है, v और f के पदों में स्मॉल m का मान ये होता है। और इसी के साथ में अगर आप इसको u और f के पदों में ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से आप 1/v का मान ज्ञात कीजिए दर्पण सूत्र से। तो पुनः दर्पण सूत्र से अगर आप 1/v का मान ज्ञात करते हैं तो वो बराबर हमारे पास में क्या होगा 1/f, और ये 1/u इस साइड में आके माइनस में हो गया। यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास में uf, तो f से f कैंसिल हो गया u, और माइनस में u से u कैंसिल हो गया f, तो u माइनस f आ गया। अब इसको आप v से गुणा कीजिए ऊपर, नहीं u से गुणा कीजिए ऊपर, तो u/v और बराबर आ जाएगा हमारे पास में, u से इसको आपने गुणा किया तो u माइनस f, और u से गुणा करने पे बट्टा वाले u से u कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास में f। अब आगे अगर आप देखो तो m का मान हमारे पास में क्या था माइनस में, या इसको आप u/v का मान आ गया तो इसका उल्टा करो v/u ज्ञात करो। ये हो गया हमारे पास में f/u माइनस f। तो यहाँ से स्मॉल m बराबर हमारे पास में होता है माइनस का v/u, ये मान माइनस में आएगा, यानी स्मॉल m का मान आएगा हमारे पास में माइनस में, और v/u का मान हो गया हमारे पास में f/u माइनस f। ये न्यूमेरिकल्स में आंकिक प्रश्नों को हल करने में ये प्रारूप हमारे काम में आएंगे। ये जो संबंध है ये स्मॉल m के मान को दर्शाता है, आवर्धन क्षमता या स्मॉल m के मान को दर्शाता है, लेकिन ये जो मान है ये किसके पदों में है, फोकस दूरी f और u के पदों में है, u यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु की दूरी सॉरी, u और f के पदों में स्मॉल m का मान ये है, और v और f के पदों में स्मॉल m का मान ये है, और सामान्य पदों में m का मान ये है हमारे पास में। ठीक है, ये था हमारे पास में रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता के बारे में। अब इससे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इससे अगले वीडियो में हमें चर्चा करनी है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र के बारे में, और उत्तल दर्पण के लिए इस आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन के बारे में या आवर्धनता के बारे में। यहाँ आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो दर्पण सूत्र आपने प्राप्त किया है अवतल दर्पण के लिए, सेम वैसा का वैसा ही दर्पण सूत्र हमें प्राप्त होगा उत्तल दर्पण के लिए। और जो आवर्धन क्षमता का प्रतिरूप आपने यहाँ पे इस अवतल दर्पण के लिए सत्यापित किया है, या ये वाला या फिर ये वाला या फिर ये वाला, ये ऐसे के ऐसे ही प्रारूप हमें उत्तल दर्पण के लिए भी प्राप्त होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि उत्तल व अवतल दर्पण दोनों के लिए, मतलब प्रत्येक प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए
प्रत्येक प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए आप ये कह सकते हैं कि दर्पण सूत्र व आवर्धन क्षमता के जो सूत्र हैं वो समतुल्यतः मान्य होते हैं, एक समान रूप से लागू होते हैं। धन्यवाद।